हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर रूसो के बारे में बात कर रहे थे। इससे जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने रूसो के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में देखा था, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन सी थी वो देखा था, उनकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में विचार व मानव स्वभाव के बारे में विचार देखे। उसके बाद हमने देखा कि वो सामाजिक समझौते के बारे में क्या कहते हैं। उनको समझौते के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था कि समाज का उदय होता है। उन्होंने सामाजिक समझौते की बात की। राजनीतिक समझौते के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मानव अपनी सारी शक्तियाँ समाज को सौंपता है और जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसको जनता के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर वो जनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, जनता उसे हटा भी सकती है। अंतिम सत्ता उन्होंने जनता में निहित बताई थी, यानी सामान्य इच्छा में निहित बताई थी। तो ये था उनका सामाजिक समझौता कि पहले प्राकृतिक अवस्था हुआ करती थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि लोगों को समझौता करना पड़ा और समाज का उदय हुआ, फिर सरकारें बनी। उसके बाद हमने देखा कि सामान्य इच्छा है क्या। उनका सामान्य इच्छा का सिद्धांत देखा था। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, हर व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएँ होती हैं, एक तो यथार्थ इच्छा, एक आदर्श इच्छा। उसकी यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का सामान्य रूप में एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन रूसो ने इन दोनों का प्रयोग अलग अलग और विशेष अर्थों में किया था। वे कहते थे कि यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। जब मनुष्य केवल अपने ही बारे में सोच रहा होता है, वो समाज के बारे में नहीं सोचता, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो यथार्थ इच्छा की भावना वहाँ पर प्रधान होती है और मनुष्य तब विवेकहीन होकर कार्य करता है। ठीक है, अब ये क्या है, व्यक्ति की एक संकीर्ण इच्छा है। फिर उन्होंने बताया कि आदर्श इच्छा होती है। आदर्श कौन सी होती है? जो व्यक्ति को यह दिखाए कि संपूर्ण समाज का कल्याण हो। जब व्यक्ति के अंदर वैसी इच्छा उत्पन्न हो कि अपने से पहले वो समाज को देखे, सामाजिक हित पर आधारित हो, स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग माने और संपूर्ण समाज के हित में ध्यान में रखते हुए कार्य करे। ठीक है, इस इच्छा में क्या होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। तो ये थी व्यक्ति की आदर्श इच्छा। तो रूसो के अनुसार यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है और यही स्वतंत्रता की द्योतक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि सामान्य इच्छा का क्या मतलब है। सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। यह मानव की इच्छाओं का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। सामान्य इच्छा हमेशा, उन्होंने कहा, उसका कल्याण, समाज का कल्याण उसका एम होता है, वो हमेशा शुभ होती है, उसका उद्देश्य हमेशा ही सामान्य हित होता है, उसका संबंध सार्वजनिक बातों से होता है, व्यक्तिगत बातों से नहीं। लोकहित की भावना से सामान्य इच्छा प्रेरित होती है। इसीलिए मानव को सामान्य इच्छा के अधीन उन्होंने किया था। और अगर मानव को ये फील हो, अगर इंसान को ये फील हो रहा है कि मुझसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है सामान्य इच्छा के द्वारा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन रूसो ने कहा कि वास्तव में वो स्वतंत्र है, क्योंकि सामान्य इच्छा उसके मनमाने काम को रोककर उसे समाज के कल्याण में काम करने के लिए बाध्य करती है। तो यही सच्ची स्वतंत्रता है। और उन्होंने कहा था कि मानव ने मानव होने के नाते जो अधिकार थे वो समाज को दे दिए, तो उसके अधिकार छीने नहीं हैं, क्योंकि समाज क्या है, मानवों से मिलकर बना है। तो समाज का अभिन्न अंग होते हुए उसने वापस वो अधिकार अपने ले ली, यानी अंतिम सत्ता जनता में नहीं था। तो उन्होंने लोकतंत्र की आधारशिला रखी थी। लेकिन हमने देखा कि कई शासकों ने सामान्य इच्छा का गलत फ़ायदा उठाकर जनता पर अत्याचार भी किए थे। फिर उसके बाद हमने इसकी विशेषताएं देखी थी, आलोचनाएं देखी थी, फिर सामान्य इच्छा का महत्व देखा था। आज हम देखेंगे कि रूसो की होब्स व लोक से तुलना। होब्स, लोक, रूसो तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं, यानी ये कहते हैं कि राज्य या समाज का उदय मानवों के आपसी समझौते के कारण हुआ है। इनके तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो उससे स्पष्ट है कि होब्स और लोक का समझौता सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रूसो ने अपने समझौता सिद्धांत में होब्स और लोक के विचारों में समन्वय करने का प्रयास किया है। इसलिए रूसो के विचार कहीं होब्स से मिलते हैं तो कहीं लोक से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अंतर। सबसे पहला अंतर है कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता कि प्राकृतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, विस्तृत विवरण नहीं दिया उन्होंने।
और किन उद्देश्यों से मनुष्य राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित हुए, जबकि इसके विपरीत होब्स और लॉक ने इस संबंध में अपने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यानी जब हम होब्स लॉक देखेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, जबकि इन्होंने क्या कहा, मानव सीधा साधा था, उसके बाद संपत्ति का उदय हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, तो फिर लोगों ने समझौता कर लिया। बहुत शॉर्ट में इन्होंने बताया है, बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने नहीं दिया, मतलब लंबे चौड़े इन्होंने उद्देश्य नहीं बताए, जबकि होब्स और लॉक दोनों ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, होब्स और लॉक के विचारों और दर्शन में प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानून का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि रूसो के विचारों में इनका पूर्ण अभाव है। इससे स्पष्ट है कि रूसो के चिंतन में इन दोनों धारणाओं का स्थान गौण है। जब हम होब्स और लॉक देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो कहते हैं कि माना कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, उसके पास राज्य नहीं था, समाज नहीं था, लेकिन कुछ प्राकृतिक अधिकार उसके पास थे। ठीक है, अब रूसो का हमने चैप्टर देखा तो हमने देखा उन्होंने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की है कि मनुष्य के पास कोई प्राकृतिक अधिकार थे। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की कहीं कभी कोई बात नहीं की। ठीक है, अगला, जहाँ तक संविदा की शर्तों का प्रश्न है तो यहाँ पर रूसो होब्स के समान लेकिन लॉक के विपरीत व्यक्ति द्वारा अपने शक्तियों के समर्पण की कल्पना करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रूसो और होब्स सिमिलर से प्रतीत होते हैं। ये होब्स ने भी ये कहा था कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण कर देता है, लेकिन उन्होंने एक शासक के लिए किया था, और ये कहते हैं समाज के लिए समर्पण कर देता है। ठीक है, इन दोनों ने अपनी शक्तियों के समर्पण की बात की थी, लेकिन लॉक ने पूर्ण समर्पण की बात नहीं की थी। ठीक है, होब्स के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष, मैंने बताया था, या फिर समूह के लिए करता है, जो संविधा का कोई पक्ष नहीं बल्कि उससे बाहर होता है। होब्स ने क्या कहा था कि जो, अब हम होब्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, लेकिन किसके लिए किया, एक शासक या फिर एक शासकों का समूह के लिए, और वो शासक है वो सामाजिक समझौते का भाग नहीं है। समझ में आ रही है बात, यानी 4 लोग हैं, चारों ने समझौता किया, 5वें को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी कि तू हम पर शासन करेगा, हम अपनी सारी शक्तियाँ तुझे दे रहे हैं, और शासक है वो, उन्होंने ईश्वर का प्रतीक बताया था कि ये सामाजिक समझौते से बंधा हुआ नहीं होता, संविधा से बाहर है। ठीक है, लेकिन रूसो ने क्या कहा, व्यक्ति अपनी शक्तियाँ किसी व्यक्ति को नहीं देते बल्कि समाज को देते हैं। ठीक, तो यानी रूसो ने शक्तियाँ किसको देने को कही, समाज को, जबकि होब्स ने किसको दी, एक व्यक्ति विशेष को या फिर व्यक्तियों के समूह यानी शासक को। ठीक है, इन्होंने तो अपनी पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, इन्होंने भी पूर्ण रूप से समर्पण किया। ठीक है, लेकिन इनका जो व्यक्ति है वो सामाजिक संविदा में शामिल नहीं है। ठीक है, अपनी रूसो क्या कहते हैं कि समाज को व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण कर देता है, अतः वो जो कुछ भी देता है उसे वापस मिल जाता है। क्यों, क्योंकि समाज का सदस्य कौन है, वो सारे व्यक्ति तो हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का समर्पण समाज को किया था, तो समाज का सदस्य होने के नाते उनसे वो सारी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन होब्स के जो व्यक्ति हैं जो सामाजिक समझौते करते हैं, वो अपनी शक्तियाँ किसी दूसरे पक्ष यानी शासक को दे देते हैं, तो वो शक्तियाँ शासक के पास रहती हैं, उनको शासक के अधीन कार्य करना होता है। ठीक है, इस प्रकार राज्य के अंतर्गत भी वह उतना ही स्वतंत्र है। रूसो के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई समाज को दे दी, समाज का सदस्य कौन है, मानव है, मानवों से मिलकर ही तो समाज बनता है, तो अब वह उतना ही स्वतंत्र है जितना वह पहले था, उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आती। लेकिन होब्स के समझौते में शक्तियों का समर्पण एक बाहरी सत्ता के प्रति होता है। मैंने बताया था एक व्यक्ति विशेष या फिर शासक को दे देते हैं, तो बाहरी सत्ता है वो। इसलिए होब्स रूसो के समान यह दावा नहीं कर सकता कि समझौते के उपरांत भी व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र है जितना वह पहले था। ठीक, अब लॉक के समझौते की बात करते हैं। लॉक के समझौते में, एक सेकेंड, ठीक है, लॉक की बात करते हैं अब। लॉक के समझौते में अधिकार और शक्तियों का समर्पण पूर्ण नहीं होता, आंशिक समर्पण ही करते हैं, यानी अपने सारे अधिकार वो नहीं देते, केवल प्राकृतिक कानून की व्याख्या
और उसे लागू करने का अधिकार ही समाज को समर्पित किया जाता है। अन्य सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लोक, होब्स और रूसो। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण समर्पण, यहाँ पर भी पूर्ण समर्पण। यहाँ समर्पण किसको हो रहा है, समाज को। तो व्यक्ति अभी भी क्या है, स्वतंत्र है क्योंकि समाज का सदस्य है। यहाँ एक बाहरी सत्ता या फिर शासक को, और शासक क्या है, सामाजिक समझौते से बाहर है। और लोक के अकॉर्डिंग आंशिक समर्पण ही होता है अपनी, और बाकी के प्राकृतिक अधिकार हैं वो व्यक्ति अपने पास ही रखते हैं। सारे अधिकार नहीं देते समाज को, यानी कुछ अधिकार देते हैं। वो अधिकार क्या है कि भाई प्राकृतिक कानून है वो डिफाइन नहीं है। हमने एक बार पहले भी बात की थी, जैसे प्रकृति के हम अपने अंदर से, अंतरात्मा से हम क्या सोचते हैं कि चोरी करना पाप है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सारे क्या हैं, एक अच्छाइयाँ हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन प्रकृति ने इनको डिफाइन करके नहीं भेजा, इनको कहीं लिस्ट नहीं है अपने पास कि ऐसे ऐसे से। लेकिन मानव क्या करता है कि जब राज्य बना तो उन्होंने क्या किया, दंड व्यवस्थाएं लागू की। जैसे आप चोरी करोगे तो आपको इतना जुर्माना भरना होगा, अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको इतने मतलब उम्र कैद हो जाएगी या फिर फांसी हो सकती है। तो वो सब क्या है, वो मानव ने लिख दी हैं, दंड व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो लोक ने क्या कहा कि जो प्राकृतिक कानून है, जो काम गलत है उसके लिए कोई दंड व्यवस्था करनी है, या फिर सही है उसके लिए कोई पुरस्कार। तो ये सब काम समाज को सौंपा है कि प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या वो करेगा, उन्हें लिखेगा, और आंशिक अधिकार ही उन्होंने, व्यक्तियों ने समाज को दिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इनके अधिकारों को देने में। अगला, समझौते की शर्तों व प्रक्रियाओं तथा राज्य की उत्पत्ति के विवेचन से स्पष्ट है कि आधारभूत अंतर होने के बावजूद होब्स तथा रूसो के अनुसार राज्य निरंकुश अथवा नश्वर देव बन जाता है, लेकिन लोक के अनुसार राज्य का अधिकार सीमित ही रहता है। अब इनकी राज्य की शक्तियों में देखते हैं, लोक, रूसो व होब्स ने क्या कहा। अब भाई लोक ने तो अपने सीमित अधिकार ही दिए हैं, तो यानी राज्य का क्या है, राज्य निरंकुश नहीं है, राज्य का अधिकार सीमित है, जनता उसे कभी भी हटा सकती है। राज्य मतलब यहाँ जो शासक कर रहा है वो। अब रूसो ने क्या कहा कि समझौते के बाद सामान्य इच्छा का उदय होता है और सारे व्यक्तियों को सामान्य इच्छा के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यानी इन्होंने भी शासक को निरंकुश बना दिया। होब्स ने क्या किया, एक बाहरी सत्ता को सारी शक्तियाँ दे दी और उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं बनाई, यानी ये भी निरंकुश शासन की बात करते हैं। तो रूसो भी निरंकुश शासन की बात कर रहे हैं और होब्स भी निरंकुश शासन की बात कर रहे हैं, जबकि लोक का जो शासक है वो सीमित शक्तियों वाला है। तो ये इनके शासक में डिफरेंस था। फिर अगला, होब्स के संप्रभु का विधायी और कार्यकारी दोनों शक्तियों पर अधिकार है, इसलिए वह निरंकुश है। और प्रजाजन दास। ठीक है, होब्स ने क्या कहा कि भाई प्रजा है, होब्स ने कहा प्रजा है वो तो अब दास है किसकी, शासक की। शासक के पास सारी शक्तियां हैं, कानून बनाएगा भी वही और कानूनों को लागू भी शासक ही करेगा। दोनों काम, कानून जो शासक कहेगा वही कानून है और उसको लागू करने का अधिकार भी शासक के पास है, इसलिए वह निरंकुश है। ठीक है, परंतु रूसो का संप्रभु केवल विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है तथा कार्यपालिका शक्तियां सरकार को सौंप देता है। रूसो के विचारों में संप्रभुता संपन्न राज्य और सरकारों में भेद है, जबकि होब्स में दोनों में कोई अंतर नहीं है। होब्स ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। राज्य और सरकार में अंतर का क्या मतलब है, राज्य तो मतलब वहाँ निवास करने वाली जनता, और सरकार मतलब उस टाइम शासक कौन है। आ रही है बात समझ में। यानी होब्स ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया, राज्य और सरकार को एक ही माना है, यानी उन्होंने सिर्फ सरकार की बात की है। जबकि रूसो ने कहा राज्य यानी जनता और सरकार में डिफरेंस होता है। सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता उसको हटा सकती है अगर सरकार मतलब सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, वरना तो जनता को सामान्य इच्छा के अधीन ही रहना पड़ेगा। तो होब्स ने क्या किया, राज्य और सरकार को अलग नहीं किया, जबकि वास्तव में हम देखें तो राज्य और सरकार अलग होती है। क्यों, सरकारें तो बदलती रहती हैं। जैसे अपने फॉर एग्जांपल राजस्थान है, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, यानी सरकार हर 5 साल में बदल जाती है। लेकिन जो राज्य है, जो जनता है, हम तो वही रहते हैं, हम ही हर शासक को चुनते हैं। हम चुनते हैं कि अब भाई कौन सी पार्टी आएगी या फिर 5 साल बाद में कौन सी पार्टी आएगी। तो सरकार बदलती रहती है लेकिन राज्य स्थिर है, स्थायी है।
तो राज्य और सरकार में होब्स ने कोई डिफरेंस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सरकार की बात की और सरकार को निरंकुश शक्तियाँ दे दी। जबकि रूसो के विचारों में संप्रभुता संपन्न कौन है? जनता है, और सरकार में जनता और उनमें भेद है। इसके साथ ही रूसो संप्रभुता संपन्न जनता को अपनी विधायी शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधियों की किसी सभा को सौंपने का पक्षधर नहीं है। लेकिन लोक ने क्या कहा था कि विधायी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए। जो आजकल की हम देखते हैं ना लोकतंत्र में क्या होता है, हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं हमारे, वही विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विधायी शक्तियों का मतलब जो कानून बनाते हैं, यानी संसद। कानून कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में, या फिर राजस्थान है जैसे राज्य है तो वहाँ पर विधायिका में बनाए जाते हैं। विधानसभा है, विधान परिषद है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये संसद है, यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। तो लोक ने जो मॉडर्न अपना जो स्टेट है, स्ट्रक्चर है, उसकी बात की थी कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे और वहाँ पर वो लोग प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाएं। ये किसने कहा था? लोक ने। लेकिन रूसो ने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रतिनिधि व्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की थी, जो कि काफ़ी बड़ी जनसंख्या में लागू होना संभव नहीं है। फिर अगला, तीनों विचारकों के अंतर को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। होब्स के अनुसार संविदा से उत्पन्न इच्छा वास्तविक है क्योंकि वह एक व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन इस कारण यह सामान्य नहीं हो सकती। लोक की उस इच्छा को सामान्य तो कहा जा सकता है क्योंकि वह बहुमत की इच्छा है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होती क्योंकि वह एकात्मक नहीं होती। जबकि रूसो में वह वास्तविक व सामान्य दोनों है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि रूसो का नश्वर देव एक संपूर्ण समाज है, समाज को उन्होंने शक्तियाँ सौंपी थी। जबकि होब्स का केवल एक व्यक्ति, या फिर जिसको शासक कह लो। एक प्रकार से देखा जाए तो रूसो का संप्रभु होब्स से अधिक निरंकुश है क्योंकि उन्होंने समाज को दी है। इस कारण कहा गया है कि रूसो का संप्रभुताधारी होब्स का लेवायथन है जिसका मस्तिष्क काट दिया गया है। ये हम होब्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि रूसो अपने सिद्धांत में कुछ बातें होब्स से, कुछ लोक से ग्रहण करके एक नवीन सिद्धांत का निर्माण करता है। होब्स से उसने संप्रभुता की निश्चितता और निरंकुशता का विचार लिया तथा लोक से यह विचार लिया कि संप्रभुता जनता में निहित होती है, यानी अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता में। और अच्छे शासन का मापदंड यह है कि उसने प्रजा के हित के लिए क्या किया है। ठीक है, तो यानी अच्छा शासन वही माना जाएगा जिसमें प्रजा के हित के लिए काम हो। तो ये उनमें डिफरेंसेस थे और उन्होंने, रूसो ने होब्स और लोक दोनों का समन्वय किया है। ठीक।